मैं अपने वालिद की वो पुरानी डायरी हाथ में पकड़े सोफे पर बैठी बुरी तरह रो रही थी और मेरा पूरा वजूद खौफ और गुस्से की आग में जल रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस इफ्तिखार साहब को पूरा शहर एक शरीफ और इज्जतदार बिजनेसमैन समझता है, वो अंदर से इतने बड़े कातिल और धोखेबाज हैं। मैं अभी इसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक मेरे फ्लैट के दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने डरते डरते अपने आंसू पोंछकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने साद खड़ा था। साद की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह शदीद सहनी कुरब में लग रहा था। फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही वो फर्श पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से सर पकड़कर बोला, रिदा मैं बर्बाद हो गया। मैं अपनी वो आलीशान बंगला, वो झूठी दौलत और वो घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गया हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसने मेरी रूह को झंझोर कर रख दिया है। मैंने चौंक कर साद को देखा और इसके करीब बैठकर पूछा, साद क्या हुआ है? ताहिरा माँ ने तुम्हें ऐसा क्या बता दिया? साद ने तड़पते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, रिदा मेरी अम्मी ने रोते हुए मुझे बताया कि मेरा बड़ा भाई अहमद मेरा सगा भाई नहीं है, बल्कि वो मेरे अबू के इस पुराने बिजनेस पार्टनर और दोस्त का बेटा है जो 24 साल पहले एक सड़क हादसे में मारा गया था। और सबसे बड़ा सच ये है कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि मेरे अबू ने खुद अपने इस दोस्त को रास्ते से हटाने के लिए वो हादसा करवाया था ताकि इसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर सके। साथ की ये बातें सुनते ही मेरा सर चकराने लगा और मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई। मैं कांपते हुए हाथों से अलमारी पर रखी वो पुरानी डायरी उठाई और साद के सामने फेंकते हुए चीख कर कहा, साद तुम्हारे अब्बू ने 20 साल पहले जिस सके दोस्त और पार्टनर को सड़क हादसे के नाम पर कत्ल करवाया था, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने ही वालिद थे। सुनकर साद के मुंह से एक चीख निकल गई। इसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और वो डायरी के सफात को उलटने लगा जहाँ मेरे वालिद के आखिरी अल्फाज लिखे हुए थे। हम दोनों इस वक्त सदमे की इस दलदल में थे। हमारे सामने एक ही गुनाहगार था और वो था साद का बाप इफ्तिखार साहब। साद ने रोते हुए डायरी बंद की और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, इस गुनाह की दौलत पर लानत बेचता हूँ। मैं अपने बाप को इनके गुनाहों की सजा दिलाकर रहूंगा। अभी हम दोनों इसी ही सदमे में थे कि अचानक मेरे मोबाइल पर इसी पुराने नंबर से एक तस्वीर आई। मैंने जैसे ही इसे खोला मेरा पूरा जिस्म पसीने से भर गया। वो 20 साल पुरानी एक असल तस्वीर थी जिसमें इफ्तिखार साहब मेरे वालिद के साथ बड़े मुस्कुरा रहे थे और इस तस्वीर के नीचे एक नया मैसेज लिखा था, रिदा और साद अब तुम दोनों को सारा सच मालूम हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों मिलकर इफ्तिखार साहब से अपने बाप का बदला कैसे लोगे। अगर तुम दोनों कल सुबह ठीक 10 बजे शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के पास बने वीरान गोदाम में मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तुम्हें वो तमाम कानूनी कागजात दे दूंगा जिससे इफ्तिखार साहब सड़क पर आ जाएगा। लेकिन याद रहे अकेले आना। ये अब तीसरा बंदा कौन था जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रहा था? क्या रिदा और साद इस वीरान गोदाम में जाएंगे? गोदाम के अंधेरे कमरे में पानी की बूंदें टपकने की आवाज अचानक रुक गई और चारों तरफ एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा छा गया। रिदा ने डर से घबराकर साद का हाथ थामा और कांपती हुई आवाज में कहा, साद यहाँ कोई नहीं है, हम पागल तो नहीं हो रहे? और तीसरा इंसान क्या हमें बस यहाँ बुलाकर हमारा तमाशा देख रहा है? साद ने फौरन रिदा के मुंह पे हाथ रखा और तेजी से सामने पुरानी टूटी हुई अलमारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, रिदा खामोश रहो, मुझे किसी के भारी पैरों की आहट आ रही है। वो सामने देखो कोई खड़ा है। अभी रिदा कुछ समझ पाती कि अचानक इस अलमारी के पीछे से एक साया नमूदार हुआ। रिदा की आंखें फटी की फटी रह गई और वो जोर से चिल्लाई, साद वो तो वही है, वो जो हमारी तस्वीरें ले रहा था। साद ने गुस्से और डर के मारे आगे बढ़कर गरज उठा, रुक जाओ, तुम कौन हो और रिदा की जिंदगी से क्या चाहते हो तुम? इस अंधेरे कोने से एक बारी ठंडी और खौफनाक कहके की आवाज गूंजी, साथ तुम तो बड़े देर से आए। रिदा तुम्हारे माजी के राज अब इसी वीराने में हमेशा के लिए दफन होंगे। रिदा ने रोते हुए पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? क्या तुम वही हो जो मुझे रात भर अनजान नंबर से फोन करता था? इससे पहले कि वो अजनबी कुछ बोलता, एक जोरदार धमाके के साथ गोदाम का लोहे का दरवाजा बाहर से बंद हो गया और साथ चिल्लाया, रिदा पीछे हटो, ये कोई आम इंसान नहीं है। लोहे का बारी दरवाजा बंद होते ही गोदाम में अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे रोशनी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। रिदा ने खौफ से चीखते हुए साद का बाजू पकड़ लिया। उसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। साद ने पूरी ताकत से दरवाजे पर हाथ मारा, लेकिन वो बाहर से किसी मजबूत ताले में जगरा जा चुका था, जिसकी बारीक जंजीरों की आवाज अंदर तक साफ सुनाई दे रही थी। अंधेरे कोने से इस अजनबी की सरगोशी फिर गूंजी, अब यहाँ चलाने का कोई फायदा नहीं साद,
इस दरवाजे की चाबी अब इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। रिदा ने रोते हुए अंधेरे की तरफ देखा और लड़खती आवाज में कहा, तुम जो कोई भी हो, खुदा के लिए हमें यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस अजनबी ने एक कदम आगे बढ़ाया जिससे इसके चेहरे का निचला हिस्सा मध्यम सी रोशनी में नजर आया, जहाँ एक पुराना और गहरा जख्म का निशान था। इसने सरल लहजे में कहा, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा रिदा, जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और 5 साल पहले की वो तूफानी रात याद करो जब तुमने एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दी थी। क्या वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल नहीं थी? ये सुनते ही साद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने रिदा को अपने पीछे छुपाया और आगे बढ़कर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, रिदा ऐसी लड़की नहीं है, तुम बस इसे डराने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ और मर्दों की तरह बात करो। अजनबी ने एक हौलनाक कहकहा लगाया और बोला, साद तुम मोहब्बत के अंधे कुएं में गिर चुके हो। जिस लड़की को तुम एक मासूम फरिश्ता समझ रहे हो, उसके हाथों पर किसका खून है ये आज तुम्हें खुद इसके मुंह से सुनना पड़ेगा। साद ने पलटकर रिदा की तरफ देखा ताकि वो इस अजनबी की बात का इनकार करे, लेकिन रिदा का रद्देअमल देखकर साद के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। रिदा ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए थे और वो फर्श पर बैठकर पागलों की तरह सर हिलाने लगी थी। इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार हिचकियां लेते हुए बस एक ही जुमला दोहरा रही थी, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम मर चुके थे, मैंने खुद तुम्हें इस रात, नहीं ये झूठ है, तुम वो नहीं हो सकते। साद रिदा के इस बदले हुए रूप को देखकर सकते में आ गया। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिदा को संभाले या इस अजनबी का पीछा करे। उसने घुटनों के बल बैठकर रिदा के कंधे को हिलाया और पूछा, रिदा होश में आओ, ये क्या कह रही हो तुम? किसके मरने की बात कर रही हो और ये 5 साल पहले का क्या चक्कर है? रिदा ने खौफजदा नजरों से साद को देखा, जैसे वो साद को भी कोई अजनबी समझ रही हो, और इसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, बिलाल। ये बिलाल है साद। जैसे ही रिदा ने बिलाल का नाम लिया, गोदाम के अंदर एक तेज सीटी की आवाज गूंजी और अचानक छत पर लटका हुआ पुराना बल्ब जल बुझ रहा था। जब रोशनी दोबारा आई तो वो अंधेरा कोना बिल्कुल खाली था। वो अजनबी वहाँ से गायब हो चुका था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई साया था। लेकिन जहाँ वो खड़ा था वहाँ फर्श पर एक पुरानी खून आलूद डायरी पड़ी हुई थी जिस पर जली हुई हरूफ में रिदा का नाम लिखा था, और गोदाम की दीवारों पर किसी के चलने की सरसराहट अब भी साफ सुनाई दे रही थी। साद ने धड़कते दिल के साथ आगे बढ़कर इस पुरानी डायरी को उठाया। इसके अंदर से 5 साल पुरानी और एक धुंधली तस्वीर नीचे गिरी, जिसमें रिदा किसी कॉलेज के लड़के के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस लड़के के चेहरे पर स्याह कलम से क्रॉस का निशान लगा हुआ था। रिदा ने दूर से ही वो तस्वीर देखी तो इसके मुंह से एक सिसकती हुई चीख निकली और इसने अपने सर को दोनों हाथों से जकड़ लिया, जैसे वो इस सच्चाई से दूर भागना चाहती हो। साद ने तस्वीर रिदा के सामने की और कांपती आवाज में पूछा, रिदा मुझे सच बताओ, ये बिलाल कौन है और इस तस्वीर का क्या मतलब है? रिदा ने रोते हुए हिचकियां लेते हुए कहना शुरू किया, साद बिलाल मेरे कॉलेज का क्लास फेलो था। वो मुझसे पागलों की तरह मोहब्बत करता था, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करती थी। एक रात इसने मेरा पीछा किया और गुस्से में मुझ पर हमला करने की कोशिश की। इस तूफानी रात में मैंने खुद को बचाने के लिए इसे धक्का दिया था और वो पहाड़ी के नीचे खाई में जा गिरा था। मैंने खुद इसे खून में लथपथ देखा था। साथ थी रिदा की बातें भी पूरी भी नहीं हुई थी कि गोदाम के किसी खुफिया कोने से दोबारा तालियां बजाने की आवाज आई, जो इस सुनसान माहौल में दिल दहला देने वाली थी। हमारी आवाज फिर एक बार गूंजी, बहुत खूब रिदा, कहानी तो तुमने अच्छी सुनाई, लेकिन आधा सच तो तुम खा गई। क्या तुमने साथ को ये नहीं बताया कि इस रात पहाड़ी पर तुम्हारे साथ कोई और भी मौजूद था जिसने बिलाल की लाश को भी गायब किया था? ये सुनते ही रिदा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, जैसे इसको कोई ऐसा राज फाश हो गया हो जिसकी इसे उम्मीद नहीं थी। साद ने हैरत और सदमे से रिदा की तरफ देखा। इसका दिमाग अब मुकम्मल तौर पर घूम चुका था, क्योंकि जिस रिदा को वो जानता था वो इतने बड़े राज अपने अंदर छुपाए बैठी थी। इसने रिदा का हाथ झटका और पीछे हटते हुए कहा, रिदा क्या ये सच है? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? और दूसरा इंसान कौन था जिसने तुम्हारी मदद की थी? रिदा बस सर हिला रही थी और इसके पास साद की किसी सवाल का जवाब नहीं था। इसकी खामोशी साद के शक को मजीद गहरा कर रही थी। अचानक गोदाम के अंदर का दर्जा हरारत तेजी से गिरने लगा, जैसे वहाँ बर्फ पिघल रही हो और दोनों की सांसें धुएं की तरह हवा में
उड़ती हुई नजर आने लगी। छत पर लटके हुए लोहे के हुक खुद ब खुद हिलने लगे, जिससे टकराने वाली जंजीरों की आवाजें पूरे गोदाम में एक खौफनाक धुन पैदा कर रही थी। रीता ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो सरसराहट अब इनके बिल्कुल करीब से आ रही थी, जैसे वो अजनबी अंधेरे में इनके ऐन पीछे खड़ा हो। उस लम्हे साद की जेब में मौजूद मोबाइल जोर से वाइब्रेट हुआ। इसने जल्दी से फोन निकाला तो इसकी स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था, साद अगर अपनी और रीता की जान प्यारी है तो इस डायरी का 12वां सफा फाड़कर आग लगा दो, वरना अगला गोली का निशाना रीता नहीं बल्कि तुम होगे। साद ने जैसे ही डायरी का 12वां सफा खोला, वहाँ गोदाम का एक नक्शा बना हुआ था जिस पर एक खुफिया दरवाजे की निशानदेही की गई थी। साद ने रीता का हाथ पकड़ा और नक्शे के मुताबिक इस खुफिया दरवाजे की तरफ भागा, जो एक पुरानी लकड़ी के तख्तों के पीछे छुपा हुआ था। उसने पूरी ताकत से इन तख्तों को हटाया तो सामने एक सुरंग नुमा रास्ता था, जहाँ हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों इस रास्ते में दाखिल होने लगे, पीछे से किसी ने साद के कंधे पर एक बारी और ठंडा हाथ रख दिया। साद ने चौंक कर पीछे देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ कोई अजनबी नहीं बल्कि। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।